वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर भोरा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। प्रीवियस लेक्चर था जो चल रहा था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और उसमें हमने फंक्शंस देखे, साइन, कोस, टैन, उनके इनवर्स फंक्शंस देखे। तो आज हम उन्हीं फंक्शंस को, क्योंकि वहां पे मैंने देखो दो क्वेश्चन पुटअप होंगे, अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा तो क्वेश्चन पुटअप ये होगा कि जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैंने जब ग्राफ ड्रॉ किया उसमें थीटा की मैंने लिमिट ली 0 to 90 डिग्री, यानी 0 से लेके इसको रेडियन में चेंज करूंगा तो π/2 रेडियन। ये तो आता है ना, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन चेंज करना। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थीटा की लिमिट ये इतनी ही लिमिट होगी या इससे बढ़ सकती है। दूसरा कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालने के लिए हमने सिंपल सा रेशियो देखा था, और वो रेशियो किनका था? क्योंकि जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज, इसके अंदर तीन चीजें होंगी। ये मेरा लंब, ये मेरा जैसे थीटा, तो ये मेरा होगा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा होगा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, यानी ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो मैंने क्या बताया था, इनके रेशियो जो होंगे कैसे कि साइन के केस में जैसे साइन था, कोस था और टेन, तीन फंक्शन थे। इनके केस में अगर मैं रेशियो लूं तो होगा P/H, B/H एंड P/B, यानी इसको बोलेंगे लंब बटे कर्ण, इसको बोलेंगे बेस यानी आधार बटे कर्ण, और ये होगा लंब बटे आधार। सिंपल, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो साइन, कोस और टेन इनवर्स लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोस सेक, इसका हो जाएगा सेक, इसका हो जाएगा कोट। लिख देता हूँ कोस सेक, सेक एंड कोट। तो इस थीटा की लिमिट मैंने ली 0 लेके π/2 रेडियन तक। तो इनकी वैल्यू अगर निकालनी है, यानी ये रेशियो मुझे निकालने हैं, तो उसके लिए एक चीज मुझे लेनी पड़ेगी, वो होगा कि मेरा H यानी कि जो कर्ण है, यानी जो हाइपोटेन्यूज है, वो मेरा कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट, यानी नियत। देखो, इसको नियत लेने से क्या फायदा है? इसको नियत लें यानी H को मुझे नियत लेना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और फिर मैं इन P को, B को और H तीनों को जो जो रेशियो मुझे लेना होगा वो मैं ले लूंगा, जो भी रेशियो मुझे लेना होगा। ये बाउंडेशन क्यों लगी? पहले देखो, ये बाउंडेशन लगने का मतलब ये है कि एक पाइथागोरस थ्योरम जो थी उसमें क्या बोलता था? पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस सर ने बोला कि जो H यानी कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो, अगर मैं इस H को कांस्टेंट कर देता हूं तो ये दोनों भी बाउंड हो जाएंगे, यानी बंध जाएंगे, और ये बाउंड इस प्रकार होंगे कि P को अगर बढ़ना होगा तो B को कम होना पड़ेगा, एडजस्ट करने के लिए कि ये राशि मेरी कांस्टेंट है। क्लियर? अगर मान लो ये डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा, परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो बेस डिक्रीज होगा। एक कंडीशन ऐसी भी आई, क्योंकि मान लो कोई ऊपर से लेके नीचे तरफ बढ़ रहा है, P नीचे की तरफ घट रहा है और B नीचे से लेकर ऊपर तरफ बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब P और B बराबर भी होंगे। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसमें P 0 हो जाएगा, P 0 हो जाएगा तो B मैक्सिमम हो जाएगा। देखो, एक छोटी सी चीज कांस्टेंट लेने पर, यानी H को सिर्फ कांस्टेंट लूं तो ये सब चीजें मेरे को मिल गई। P B के इक्वल भी होगा कहीं बीच में, जहां पर P 0 हो गया वहां B मैक्सिमम हो जाएगा, और जहां B 0 हो गया वहां P मैक्सिमम हो जाएगा। बट शर्त ये रहेगी, अगर इसको कांस्टेंट रखता हूं तो P जो मैक्सिमम वैल्यू होगी B और P की वो होगी H, इससे बड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर ये भी 0 हो गया तो H P के इक्वल हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो H
बी के इक्वल हो जाएगा। तो एच को कांस्टेंट रख के मुझे रेशियो निकालने, रेशियो यानी अनुपात। तो इन सभी के मान 0 से लेके 90, अभी 0 से लेके 90 तक चल रहा हूं। लिमिट लेस करने के लिए मैं बताऊंगा कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल में तो 90 डिग्री एंगल ही होते हैं। ये लास्ट लिमिट 90 तक मान सकता हूं इसको मैं, तो क्यों ना इसको और बढ़ा के एंगल को और साइन कोस tan इन फंक्शन की वैल्यू निकालूं, तो मुझे एक प्रॉपर ग्राफ मिल सके। अभी मैं वैल्यू पर बात कर रहा हूं। तो एच को कांस्टेंट लेने पर ये चीजें मेरे को मिल गई, यानी पी और बी बाउंड हो गए। एच को कांस्टेंट रखते हुए मुझे रेशियो निकालना है और वैल्यू लिख देनी है। ऐसे ही इनकी वैल्यू आती है। चलो हम देख लेते हैं। तो अब देखो कि मैंने एच कांस्टेंट लेना है, एच यानी कर्ण है, कांस्टेंट। एच को अगर मैं कांस्टेंट लूंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल में पी और बी वेरी करेंगे, एच सेम रहेगा। तो क्या क्या चीज वेरी होंगी कि इससे एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा जिसके अंदर P और B तो वेरी करेंगे, और वेरी किस प्रकार करेंगे, P इनवर्सली बिहेव करेगा B के साथ। तो P बड़ा होगा तो B छोटा होगा, इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती। और दूसरी चीज है इसमें थीटा वेरी करेगा, और मैं थीटा को वेरी करवा रहा हूं 0 to 90 डिग्री, यानी 0 to π/2। देखो एक चीज लेने से कितनी चीजें मुझे पता लग गई। इतना करने के बाद देखो अब मैं क्या करूं कि एच कांस्टेंट करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एच कांस्टेंट, इसको मैं एक रेडियस मान लेता हूं सर्किल की। किसकी मान लेता हूं, सर्किल की। और इस रेडियस से मूल बिंदु पर रखकर एक मैं सर्किल ड्रॉ करता हूं एक ग्राफ के ऊपर। जैसे ये मेरा ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई। एच को मैं कांस्टेंट लूं, 2 लूं, 4 लूं, 5 लूं, कुछ भी। अगर मैं मान लो 3 ले लेता हूं, इसके हिसाब से मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जिसका ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पर है, यानी मूल बिंदु पर है। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, सेंटर पॉइंट। तो देखिए इसके अंदर अब इस पूरे के अंदर 360 डिग्री एंगल बनेंगे। मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं अभी, मैं ओनली 90 तक, क्योंकि 0 to 90 की बात कर रहा हूं। तो ये मेरा एंगल 0 to 90 तक है। इसके अंदर मैं पी सब कैटेगरी ले लेता हूं कि 0 के अंदर मुझे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, देखो 90 के बीच में आ रहे, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री। क्लियर? ये थीटा की वैल्यूज है। तो इन थीटा की वैल्यूज को मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि ये थीटा यहां पर 0 होगा तो 0 के केस में यही लाइन बनेगी, 45 के केस में ये बनेगी, 30 के केस में ये बनेगी, 60 के केस में ये बनेगी और 90 के केस में ये लाइन ड्रॉ। अब मुझे यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करने, तो देखो एच सबके लिए कांस्टेंट है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, और ये भी एच है, और ये भी एच है, बिकॉज इट इज ए रेडियस, और ये मैंने कांस्टेंट ली है। अब एंगल में मैंने क्या कहा था, एंगल वेरी करेगा। तो ठीक है, एच वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, एंगल वेरी करेगा। तो यहां पर ये है, ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा मेरा 90। ठीक है, अब ये बेस है सबके लिए, इसके लिए बेस है, इसके लिए भी यही बेस है, इसके लिए भी यही बेस है, बट मुझे बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण त्रिभुज के लिए मुझे लंब यहां ड्रॉ कर दिया, मैंने लंब यहां ड्रॉ कर दिया, यहां ड्रॉ कर दिया, और लंब ये खुद है। तो ध्यान देना, देखो अब ये तो मेरा बेस है और ये मेरे परपेंडिकुलर है हर एंगल के लिए। ये लाइन जो बताएगी वो परपेंडिकुलर को बताएगी, ये बताएगी वो बेस को बताएगी। क्लियर? तो अगर मेरा 0 डिग्री एंगल था तो मैं बात कर लेता हूं यहां पर, पहले साइन की बात कर लेता हूं। किसकी? साइन का जो फंक्शन है उसकी बात कर लेता हूं। तो साइन के फंक्शन के केस में क्या होगा, देखो 0 डिग्री पर तो साइन इज ए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन एच।
ये सबको पता है, यानी लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो ये रेशियो देखेगा, तो h को कांस्टेंट रखते हुए इन दोनों का रेशियो यानी p और h का रेशियो। तो देखो अगर एंगल 0 डिग्री है तो एंगल 0 डिग्री पर क्या शर्त हुई कि h मेरा b के इक्वल हो गया, तो b मेरा h बन गया, ये मेरा b है और ये h। तो b मेरा h बनते ही परपेंडिकुलर हो गया 0। तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, यहां पर 0 है, तो यहां पर p हो गया मेरा 0। सिंपल। जैसे ही p 0 होगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि p/h रेशियो में अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो ये तो उपजा ही नहीं, मतलब ये तो है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो ये मेरा 0, तो ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 होगी। जैसे ही मैं एंगल को बढ़ाऊंगा तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट यहां होता तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये अब इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो बेस इतना कम हो गया, तो मैंने क्या बताया था, ये रूल फॉलो होगा, यानी बी पी बी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर p है 0 था तो b सबसे मैक्सिमम होगा, तो b मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा, क्योंकि यहां दो शर्त है कि b मैक्सिमम h हो सकता है और pb मैक्सिमम h हो सकता है, और b मिनिमम 0 हो सकता है और p मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, अभी यहां पे लेके चल रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। तो इस केस में देखो कहां गया p/h। अब क्या हुआ, जैसे 30 डिग्री हुआ तो p ने जन्म लेना स्टार्ट किया, यानी p उगने लग गया, यानी p दिखने लग गया। जैसे ही p दिखा b को कम करेगा, तो ये रेशियो इस प्रकार क्या होगा कि ये तो मेरा कांस्टेंट रहेगा एज इट इज साइन के केस में, और नीचे वाली चीज कांस्टेंट रहेगी, ये वाली चीज अब बढ़ने लगी है, और जैसे ये वैल्यू बढ़ने लगेगी तो इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो 0 से बढ़ेगी और कब तक, तो साइन 30 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी थोड़ी सी बढ़ गई। p मेरा और बढ़ेगा 45 पर, p मेरा और बढ़ेगा, पर 45 पे क्या होगा कि जैसे ही ये एंगल 45 होगा, ये मेरा 90, ये एंगल भी 45, तो ये एज और ये एज बराबर हो जाएंगी, तो इसके केस में मेरा p b के इक्वल हो जाएगा, p b के इक्वल हो जाएगा। बट ये इसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि h तो मेरा कांस्टेंट है, p थोड़ा और बढ़ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ये थोड़ी सी और बढ़ेगी तो ये हो जाएगी √3/2। ये ध्यान देना, ये वैल्यू सब 1 से छोटी है। क्यों छोटी है, इसलिए छोटी है क्योंकि p अभी h के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि p की मैक्सिमम वैल्यू h ही हो सकती है। अब देखो जैसे ही 90 पर पहुंचे तो ये एंगल अब 60 के बाद 90 पे जाएगा, तो 90 पे जाने के बाद अब मेरा h है वो p के बराबर हो गया, तो इस केस में h मेरा p के बराबर हो गया, यानी कर्ण जो है वो लंब के एज इट इज इक्वल हो गया, और बेस मेरा खत्म हो गया। लो जी, बेस मेरा खत्म, और ये p की मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये मैक्सिमम होने पर 90 डिग्री पर जब इस रेशो को मैं यहां पुट करूंगा तो ये अब मेरा p इतना बढ़ चुका है कि ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है, और इसकी वैल्यू हो गई है h, फटाक से कट होकर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसने तय किया 0 से लेके 1 तक का सफर h को कांस्टेंट रखते हुए, और p और b वेरी किए। पहले p 0 डिग्री पर मेरा p = 0 था, अब p ने बढ़ना स्टार्ट किया, एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 90 हुआ तो p मैक्सिमम हो गया और b 0 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलती है कि h अगर कांस्टेंट हो तो p और b में वेरिएशन इस प्रकार देखने को मिलेगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर वो दोनों इक्वल भी होंगे, और वो पॉइंट आया 45 डिग्री, दोनों इक्वल भी हुए। अब मैं बात करता हूं कोस के फंक्शन की। तो अब सबको पता है कि कोस के फंक्शन में ये जो वैल्यू है, ये तो कोस के फंक्शन में रेशो में क्या देखता हूं, कोस के फंक्शन में रेशो देखते हैं हम बेस अपॉन h। तो ध्यान देना, देखो
यही चीजें कोस के लिए भी काम आएगी, यही चीजें साइन के लिए भी काम आएगी, क्योंकि सभी फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही होते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों फंक्शन ही चलते हैं, साइन कोस और टेन। तो यहां पर देखो, अब जो पी का वेरिएशन एच के साथ देख रहा था, अब वो बी का वेरिएशन एच के साथ देखना है। अब ध्यान देना कि 0 डिग्री पर बी मेरा एच के बराबर था, बी मेरा एच के बराबर था। तो सिंपल सा यहां से ये पता लग रहा है कि कोस के केस में यहां पर पी का बिहेवियर बढ़ने का था, तो 0 से लेके 1 तक गया, और बी का यहां पर बिहेवियर कम होने का था, बी मतलब आधार का। और जब यहां बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे तक बी की वैल्यू को कम होना है, तो इसका मतलब कि 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम रहेगी, अब इसको लास्ट में 0 होना है, तो ये वैल्यू 1 से लेके और 0 तक वैल्यू करेगी। ये तो हमें पता लग गया, इक्वेशन देख के ही पता लग रहा है ये चीज, क्योंकि यहां पर पी का वेरिएशन जब बी को इसको 0 से लेके 1 तक लेके गया, तो बी का नेचर है पी का उल्टा। अगर पी की वैल्यू 0 से लेके पी का वेरिएशन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो बी उसको कम करेगा, और ये यहां से प्रूफ भी हो रहा है। तो देखो 0 डिग्री पर एच मेरा बी के इक्वल हो गया, एच मेरा बी के इक्वल हुआ, ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसलिए कोस की वैल्यू 1। 30 डिग्री के ऊपर जैसे ही एंगल बढ़ेगा, तो अब मेरा बी डिक्रीज होगा, पी मेरा बढ़ने लगा। सिंपल सी बात है, पी का कोई रोल नहीं है कोस के फंक्शन में, बी का रोल है। ये वैल्यू अब डिक्रीज होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी डिक्रीजिंग होगी, तो डिक्रीज होने पर ये वैल्यू आएगी √3/2। 45 पे क्या बोला था, पी बी के इक्वल ही हो जाएगा। अब 45 पर ये जितना था उतना ही बी रहेगा, यहां पर जितनी पी की वैल्यू थी वहीं पे बी की वैल्यू रहेगी। तो देखो यहां पर बी अपॉन एच उस केस में था पी अपॉन एच, तो 45 डिग्री पर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि बी पी के इक्वल है, तो वैल्यू एज इट इज आएगी, ये की ये वैल्यू इसके साथ आएगी। दूसरी चीज है कि जैसे ये 30 पर जो हुआ 30 डिग्री पर और यहां पे 60 डिग्री पर, तो ये जो रेशियो होंगे, जैसे साइन के केस में, तो नीचे से साइन के केस में क्या हुआ, ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक बढ़ रही थी, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जैसे ये बढ़ी वैसे ही ये डिक्रीज होगी, ये भी याद रखना जरूरी है, जैसे ये बढ़ी थी वैसे ही डिक्रीज होगी। तो जिसकी ये वैल्यू जब बढ़ते हुए इस प्रकार आ रही थी, तो ये वैल्यू घटते हुए इसी प्रकार आएगी। इसका मतलब इसी वैल्यू को उल्टा करके यहां रख दूं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये जो रेशियो है, ये जो चीज है, पी बी के साथ बिहेवियर ऐसा ही दिखाएगा। तो दोनों केस में पी और बी ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो 60 डिग्री पर वैल्यू 30 की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 और लास्ट हो जाएगा 0। 0 होने पर देखो क्या होगा, जैसे ही ये 90 डिग्री एंगल होगा तो बी मेरा गायब, तो बी मेरा 0 होते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए? आ रहा है ना समझ में? इजी सा है। tan की जब मैं बात करता हूं तो tan के केस में रेशो आता है, tan के केस में ये जो रेशियो है ये होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो tan के केस में ये होगा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो अब ये वेरिएशन कितना अच्छा दिख रहा है। पी और बी, एस तो मेरा कांस्टेंट है, यहां तो एस था नहीं। अब उनके केस में, जब साइन और कोस के केस में नीचे वाला हर जो है ये चीज कांस्टेंट थी, यहां पर ना ये कांस्टेंट है और ना ये कांस्टेंट है, और दोनों इस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा वहीं के वहीं। यहां फंक्शन देखने में मजा आएगा। बट 0 डिग्री, जब मैं बात करता हूं 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री के केस में h मेरा b के इक्वल है, तो h का तो लेना देना है ही नहीं, यानी b मेरा मैक्सिमम है। समझ रहे हो? b मेरा मैक्सिमम है और p मेरा 0 है। तो देखो यहां पर p 0 हुआ और tan की वैल्यू 0 पर क्या आएगी, 0। जैसे ही एंगल बढ़ेगा, 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री होने पर b मेरा छोटा होता हो जाएगा, तो b मेरा डिक्रीज होगा और p को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये डिक्रीज हो, ये ऊपर इंक्रीज हो, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, ओवरऑल वैल्यू
इंक्रीज ही होगी। और यहां पर ये देखने वाली बात है कि इसको 0 से लेके 90 डिग्री तक इसको घटना ही है, इसको 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ना ही है। तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो इस केस में हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/√3। जैसे ही 45 होगा P और B इक्वल, कट जाएंगे एक दूसरे को और 1 वैल्यू आएगी 45 पर 1। उसके बाद P थोड़ा और बढ़ेगा, B थोड़ा और छोटा हो जाएगा 60 डिग्री पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3, 1 से बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये रेशियो अब P अब B से बड़ा होने लग गया। लास्ट में मेरा B ही 0 हो जाएगा 90 डिग्री पर, और जब नीचे वैल्यू 0 ऊपर तो मैक्सिमम हाई, P मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये अनडिफाइंड, यहां पर मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो यहां पर आएगा अनडिफाइंड। और ये रेशो चेक कर लेना, एग्जैक्ट रेशो आएगा, आप एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो आएगा। बस h को कांस्टेंट रखना, ये रेशो ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे एग्जैक्ट आपको। साइन, कोस और टेन, इनके केस में समझ में आया ये वैल्यू कैसे ही आई, 0 से लेकर 90 डिग्री तक कैसे मैंने इन वैल्यू को बनाया। ये फंक्शन बढ़ता ही रहेगा, अनडिफाइंड 90 डिग्री तक बढ़ेगा बिल्कुल। क्यों बढ़ेगा ये मैंने यहां बता दिया। अब मैं बात करता हूं इनके इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन भी। तो अब इनवर्स फंक्शन देखते हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब हुआ कि साइन और जो कोस था, देखो साइन और कोस लिख देता हूं, कोस का इनवर्स फंक्शन होगा सेक और टेन का होगा वो होगा कोट। ठीक, ये थे इनके। जब एंगल लिख देता हूं मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो यहां पर वैल्यू देखो साइन की, तो साइन की वैल्यू क्या आई थी, मैंने बोला था 0 से लेके 1, क्योंकि इस केस में देखो ये चीजें भी लिख देता हूं। यहां पर h इक्वल टू 0 के केस में h इक्वल टू b होगा और p मेरा 0 हो जाएगा। इसकी मैं बात करता हूं तो जो मेरा p है वो b के इक्वल होगा। इसकी जब मैं बात करता हूं तो h मेरा है वो p के इक्वल हो जाएगा और b मेरा 0 हो जाएगा। ये कंडीशन याद रहनी चाहिए। जब मैं साइन की बात करता हूं तो ये मेरा फंक्शन h इक्वल टू b था, तो ये वैल्यू स्टार्ट हुई थी 0 से, तो ये 0 हुआ था, ये 1/√2 और नहीं 1/2। उसके बाद थोड़ी और वैल्यू बढ़ी थी 1/√2 तक, उसके बाद थोड़ी और बढ़ी तो √3/2, उसके बाद 1 हो गई थी। अब मैं कोसेक की बात करता हूं। तो कोसेक का रेशियो साइन के रेशियो का उल्टा है, इसलिए इसको इनवर्स फंक्शन बोलता हूं साइन का। यानी साइन का अगर मैं इनवर्स कर दे, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। उस केस में देखो कि ये मेरा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन के केस में ये रेशियो क्या था, ये रेशियो था मेरा परपेंडिकुलर अपॉन h। इसके केस में ये रेशियो हो जाएगा h/p। तो ये सब उल्टे हो जाएंगे। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा ना तब देखना कि इनवर्स होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 0 है तो 0 अगर नीचे जाएगा तो पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, अनडिफाइंड। तो यहां पर अनडिफाइंड हो जाएगी। 1/2 को करूंगा तो ये मेरा 2 आएगा, 1/√2 करूंगा तो ये √2 आएगा, ये 2/√3, ये 1 का इनवर्स कर लो तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहे। तो देखो फंक्शन के इनवर्स करने से, यानी साइन का फंक्शन को इनवर्स करने से लिमिट ही चेंज होगी। ये फंक्शन जब बाउंड था 0 से लेके 1 तक, ये फंक्शन तो 1 से बड़ा ही आ रहा है। ये वैल्यू ये रहा, ये √2 रहा, ये 2 रहा और लास्ट में अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 1 से ऊपर की है। तो ये मेरा कोसेक का फंक्शन है जो साइन का इनवर्स होता है। ठीक, अब मैं कोस की बात करता हूं तो कोस के केस में वैल्यू 1 से लेके इसका जो रेशो था वो था b/h का रेशो, और इसका रेशो हो जाएगा वो h/b का हो जाएगा। ये इसमें जो बिहेवियर था इसका उल्टा बिहेवियर कोस का बिहेवियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि p इसमें p था और इसमें b है। अगर p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसके बिहेवियर का उल्टा बिहेवियर इसका होगा कोस का। तो 1 यहां आएगा और ये हो जाएगा
√3/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये 1/2 और लास्ट में 0 तक। इसके इन्वर्स करने पर फंक्शन पर बहुत ही अलग इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? ये तो मेरा 1 रहेगा, ये मेरा जो 1 की वैल्यू है ये मेरी 1 ही रहेगी। √2 ये 2/√3, ये √2 बनेगा, देख लो बराबर है। और ये मेरा बनेगा 1/2 है, तो ये मेरा बन जाएगा 2 और ये मेरा हो जाएगा वापस से अनडिफाइंड। तो देखो जैसे ये इसके साथ बिहेवियर दिखा रहा था, ये इसके साथ बिहेवियर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें H ऊपर कांस्टेंट है, P और B, तो P और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो बिहेवियर इस प्रकार होगा, इसका उल्टा बिहेवियर इसका भी होगा, सेक का। अब मैं बात करता हूं tan की, तो tan के केस में मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा था 0 से, क्योंकि tan की वैल्यू P/B थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 0 डिग्री पर HB के इक्वल होता है, यानी P मेरा 0 हो जाता है। तो P ऊपर 0 रहेगा तो ये वैल्यू 0 होगी। उसके बाद ये वैल्यू बढ़ेगी 1/√3, यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर √3 और यहां पर अनडिफाइंड। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, इसके अंदर √3 आएगा, 1/√3 आएगा, ध्यान रखा करो, क्योंकि ये वैल्यू देखो इसका होता है P/B, तो P को बढ़ना होगा और B को घटना होगा। तो एक वैल्यू, ये जो वैल्यू पहले बढ़ेगी, कब तक? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर ये बराबर है। जैसे ही बराबर होंगे अब वैल्यू बढ़ेगी। तो 1/√3 1 से छोटा होता है और √3 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए इसके बाद आएगा, इससे पहले आएगा। अब मैं इनवर्स की बात करता हूं, तो कोट इनवर्स होता है इसका, तो उसके केस में जो 0 था वो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 ये मेरा 1 रहेगा, ये मेरा 1/√3 हो जाएगा, और ये मेरा अनडिफाइंड का उल्टा करूंगा 0। तो देखो इनका बिहेवियर एक दूसरे से अपोजिट है। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इन फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यू कैसे आई, कैसे नहीं आई, किस प्रकार इन वैल्यू को लिया गया, रेशियो कैसे लिए गए, किस कंडीशन में लिए गए, पाइथागोरस कैसा क्या पार्ट करता है, किस बाउंडेशन को बनाता है, यह सब मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूं कि एंगल को कैसे बढ़ाया जाए। एंगल को बढ़ाए जाए तो इनकी वैल्यू क्या क्या आएंगी। क्लियर? हाँ जी। तो अब 90 से वैल्यू को, यानी थीटा की जो वैल्यू 90 से ऊपर लेते हैं, बढ़ाते हैं। तो उस केस में तो मैं मान लेता हूं जो मैंने सर्किल बनाया था उस सर्किल के अंदर 360 डिग्री एंगल थे, तो मैं 360 डिग्री एंगल देख लेता हूं कि ये मेरी y की वैल्यू है, ये मेरी x की वैल्यू है। ग्राफ पर, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं, सर्किल ग्राफ बता दिया मैंने सबको। और मैं एक ये बड़ा सर्किल ले लेता हूं। ठीक है, कोई नहीं, सर्किल ले। इस केस में ये मेरी वैल्यू है, ये x है, ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी y है। सर्किल लेने का फायदा ये है कि मेरी एक कंडीशन बाउंड हो जाती है, h मेरा कांस्टेंट है, तो ये सब मेरे h। तो ध्यान देखो कि जब तक ये मेरे बेस को बताएंगे, ये मेरे परपेंडिकुलर को बताएंगे, यानी ये मेरे आधार को बताएंगे, वो मेरे लंब को बताएंगे। इस एक्सिस पर, जब इस एक्सिस की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर 0 रहेगा, इस एक्सिस की बात करता हूं तो इस एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा, अक्ष पर कोई पॉइंट रहेगा, उसके लिए b मेरा 0 रहेगा। ये सब ग्राफ में हो चुका है। एंगल यहां से स्टार्ट होगा और ये एंगल जाएगा यहां तक, और ये एंगल होगा 360, उसके बाद रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ये एंगल होगा वो 360 डिग्री का एंगल होगा यहां तक। अब मेरा मैं एंगल लेता हूं थीटा, तो 0 डिग्री यहां से लेके और यहां तक, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री एंगल होगा, यहां पर होगा 90 डिग्री, यहां पर होगा 180, यहां पर 270 और यहां पर 360। उसके बाद वापस से रोटेट हो जाएगा। वापस जाना हो तो माइनस में एंगल स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहां से इधर जाऊंगा प्लस में एंगल, यहां जाऊंगा माइनस में।
दूसरा, यहां पर मेरी x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहां पर मेरी x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और यहां पर मेरी y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। चीजें समझ में आ रही है? इसकी जो हर एक रेडियस होगी वो मेरा होगा कर्ण h रेडियस, जिसको मैंने कांस्टेंट लिया क्योंकि मैंने बोला था कि साइन और कोस के जो रेशियो हैं तभी वैलिड होंगे तब मेरा h कांस्टेंट हो हर ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर b और v, p और b वेरी करे। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो मान लो मैंने जैसे ये थीटा, कोई थीटा एंगल लिया जो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, इस एंगल पर ये पॉइंट है, यहां से मैं एक लंब ड्रॉ करूंगा यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो यहां तक मेरा b बन जाएगा और ये मेरा बन जाएगा p बन जाएगा और ये मेरा h रहेगा। क्लियर ये चीज? अच्छा, इतना करने के बाद अगर मैं h को कॉन्स्टेंटली 1 ले लूं यहां पे, तो उस केस में देखो इस एंगल के लिए साइन और कोस की वैल्यू निकालना, साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू। जब साइन की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा p अपॉन h और ये बनेगा b अपॉन h। क्लियर? h मेरा कांस्टेंट है, तो ये जो मेरी p की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी, तो यहां से जो p मेरा बनेगा वो बनेगा h साइन ऑफ थीटा और यहां से जो मेरा b बनेगा वो बनेगा h कोस ऑफ थीटा। h मेरा कांस्टेंट है तो मैं p को तो लिख दूंगा साइन थीटा और b को लिख दूंगा कोस ऑफ थीटा, क्योंकि h मेरा 1 ले चुका हूं मैं। कोई दिक्कत थोड़ी है 1 लेने में, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मेरे को पता लग जाए कि p ही साइन थीटा है, b ही कोस थीटा, इतना ये पता लग गया। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और y। x को मैंने बोला है b और y को मैंने बोला है p, तो ये हो जाएंगे b और p, और b और p पर वैल्यू देखो, b की वैल्यू है कोस और इसकी वैल्यू है साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट b और p यानी कोस थीटा और साइन थीटा आ गए। इतना कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना, सिंपल था। थीटा एंगल ये रहा, ये मेरा b रहा, ये मेरा p रहा, ये रहा h रहा, h मेरा कांस्टेंट रहेगा पूरे एंगल के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, इतना ही एंगल यहां बनाता हूं इस एक्सिस के थ्रू, थीटा एंगल, तो उतना ही एंगल मैंने इस एक्सिस के थ्रू ये बना दिया। ये एंगल मेरा थीटा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके केस में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इनको ये फिक्स नहीं है अभी, ठीक है, b और p बदल जाएंगे। तो देखो परपेंडिकुलर और ये बेस, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बेस और ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना इसको, इस पॉइंट को, कैसे कि ये वाला जो पॉइंट इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये अगर थीटा है तो इसको मैं इसके रेस्पेक्ट में थीटा बोल सकता हूं, बट इसके रेस्पेक्ट में मैं 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं। जो मेरा ये एंगल बचेगा वो बनेगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू बढ़ाता हो जाऊंगा 90 तक, यहां तक कोई, क्योंकि यहां तक मैंने वैल्यू निकाल ली है तो मैं आगे तक की वैल्यू निकाल रहा हूं धीरे धीरे। तो इस केस में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो पहले तो मेरा b लिखा जाएगा, फिर मेरा p लिखा जाएगा। तो देखो b अब मेरा छोटा हो गया और जो p पहले था, क्योंकि ये और ये एंगल बिल्कुल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज में ये कांस्टेंट है। देखो h और h मेरा कांस्टेंट है, ये थीटा और ये थीटा भी कांस्टेंट है, ये एंगल और ये एंगल भी कांस्टेंट है, बराबर है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर ही होंगे। अगर ये सब चीजें क्लियर है तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी इसके केस में मेरा जो यहां p था, इसका p इसका b बन जाएगा, इसका b इसका p बन जाएगा। इसका मतलब कि ये बेस छोटा होके इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बड़ा होके इसका बेस बन जाएगा।
और मैंने बताया था थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। इतना समझ में आया? ठीक। तो थीटा की वैल्यू ये रही पी। अब इस केस में मैं साइन और कोस निकालूंगा। इस केस में अगर मैं साइन और कोस निकालूंगा तो ये फंक्शन क्या आएगा? देखो थीटा के साथ, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन एच। तो ये परपेंडिकुलर और ये मेरा एच, पी मेरा बन गया बी के केस में। तो देखो ये कोस की वैल्यू है, ये यहां साइन की वैल्यू बन जाएगी, और ये साइन की वैल्यू है, यहां कोस की वैल्यू बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में देखो कोस थीटा के केस में मेरा ये था बी अपॉन एच, साइन थीटा के केस में ये मेरा होगा पी अपॉन एच। जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया तो ये बी बन गया पी और ये पी बन गया बी, छोटा हो गया वैल्यू, तो ये वैल्यू भी आपस में शिफ्ट हो जाएंगी, कोस और साइन आपस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनको कंपेयर करूंगा तो देखो जैसे ही कोस, इस थीटा को मैं 90 माइनस थीटा करता हूं, क्या करता हूं? ये वाला साइन थीटा और कोस थीटा, वैसे थे क्या ये एंगल तो था, इस पॉइंट की मैं बात करता हूं तो इस पॉइंट पर ये वैल्यू थी कोस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा था, इस थीटा को अगर मैं 90 माइनस थीटा करूं तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। बोलो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ठीक है। इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट अगर यहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर जाने के बाद ये कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। बदल कैसे जाएंगे? कि ये कोस है, ये यहां साइन बन जाएगा, और यहां साइन है, ये कोस बन जाएगा। तो देखो कोस साइन बन गया, साइन मेरा कोस बन गया। क्यों बना? इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि P और B ये परपेंडिकुलर, और अब यहां पर ये परपेंडिकुलर, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस था, यहां पर ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया। ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखूंगा? पहले मैं x की वैल्यू लिखूंगा, तो x की केस में क्या आएगा? P अपॉन एच, तो P अपॉन एच, और P अपॉन एच x कोऑर्डिनेट को बताएगा, वो हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। x कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने। जैसे ही y कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा? b अपॉन एच, तो b मेरा ये रहा और h मेरा ये रहा, और b अपॉन एच की वैल्यू होती है कोस थीटा। ऐसे मैंने यहां किया था। तो जैसे ही मैंने वैल्यू, जैसे ही ये थीटा 90 माइनस थीटा हुआ, तो देखो कोस की वैल्यू को थीटा 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा है, उसको अगर 90 माइनस थीटा पुट करूंगा तो ये पॉइंट पहुंच जाएगा यहां, और ये बन जाएगा कोस ऑफ थीटा। तो ये रिलेशन पड़ा हुआ है मैथ में कहीं ना कहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। अब मैं बात करता हूं इस एंगल को इधर बढ़ा देता हूं, क्या फायदा होगा इससे? कि मेरे 90 प्लस थीटा और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मेरा एच ही रहेगा, ये मेरा पी बन जाएगा। देखो अब ये पॉइंट, जैसे ही मैं यहां पर कमांड दूंगा कि थीटा की वैल्यू हो जाए 90 प्लस थीटा, तो ये बनेगा एंगल यहां से लेके यहां तक, पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक। तो देखो 90 तो ये रहा और प्लस का थीटा, तो 90 प्लस थीटा करूंगा तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मेरे को लिखने हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं कि इस कोस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 प्लस थीटा करूं तो क्या होगी, और साइन की वैल्यू अगर 90 प्लस थीटा करूं तो क्या होगी। तो यहां देखिए आप, जब मैं कोस की वैल्यू को चेंज करूंगा तो देखो ये वैल्यू, ये इसको मैं यहां पे कंपेयर करता हूं तो देखो ये P और ये P ये दोनों सेम है, सिमिलर, बस फर्क क्या है? ये यहां पर y की वैल्यू और ये यहां पर x की वैल्यू, ये यहां पर y की वैल्यू और ये यहां पर x की वैल्यू, दोनों बराबर है। इस केस में देखो ये बेस रहा और ये बेस रहा, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, बट इसके केस में ये x की वैल्यू, इसके केस में ये y की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, जब x और y आपस में इंटरचेंज हुए हैं तो इसका मतलब b और p भी इंटरचेंज हुए। b और p इंटरचेंज होते ही साइन मेरा कोस बन जाएगा, कोस मेरा साइन बन जाएगा, क्योंकि इतना ही तो अंतर है। अगर b को मैं p लिख दूं तो ये कोस नहीं है, मेरा साइन है, अगर इसको मैं p को b लिख दूं तो साइन नहीं कोस है ये मेरा। तो देखो इस केस में जैसे ही 90 प्लस थीटा किया तो उस केस में
तो कोस तो साइन बन ही जाएगा। लो जी सिंपल, कि कोस तो मेरा साइन बनेगा, पक्का बनेगा। क्यों बनेगा? तो कोस मेरा साइन इसलिए बना क्योंकि यहां पर कोस की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू और एक्स पर पार्ट कर रहा है बी, बट यहां पर जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू वो है पी, और पी पार्ट करता है साइन के केस में, तो साइन थीटा हो जाएगा पी अपॉन एच। अब इसकी बात करता हूं तो बी के केस में, तो बी के केस में ये कोस थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। अब अंतर क्या है देखो, कि ये b तो मेरा y में पॉजिटिव है, ठीक है, तो b मेरा y में पॉजिटिव था, तो y के केस में कोस ऑफ थीटा तो हुआ। बट जैसे ही मैं x की वैल्यू देखता हूं तो अब मेरा p नहीं है, ये माइनस का p है, क्योंकि ये अब इससे 0 से इधर बढ़ा है, तो x की वैल्यू यहां पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव है। इसके केस में ये वैल्यू होगी माइनस का p अपॉन h, और ये हो जाएगा माइनस का साइन। समझ में आ रहा है ना? यहां पर p माइनस हो गया, सिर्फ p माइनस होते ही ये मेरा माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो जब b कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, p बस सिर्फ क्या है, p इधर प्लस है इधर माइनस है, h दोनों में कांस्टेंट है, थीटा इधर भी है, ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 प्लस थीटा अगर इसके रेफरेंस में लिया जाए तो इन दोनों में फर्क क्या आएगा? सिर्फ यही फर्क आएगा, साइन मेरा साइन, कोस मेरा कोस, बस साइन यहां पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा, इस थीटा को 90 प्लस थीटा कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, और कोसाइन को अगर मैं 90 प्लस थीटा कर दूंगा तो ये बन जाएगा कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, तो अब रटने की जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलों को, ये फॉर्मूले निकलते हैं। और थीटा लिमिटलेस है, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक नहीं है, जितनी लो उतनी है थीटा की वैल्यू। अच्छा जी, अब मैं क्या करूं, ये मेरा कवर हो गया यहां तक, इससे 90 प्लस थीटा बढ़ाता हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल को और ले लेता हूं, ये मेरा थीटा ये ले लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 180 माइनस का थीटा, तो मैं यहां लिख देता हूं कि कोस, उस कोस को अगर मैं एंगल कर दूं यहां तक, तो ये तो 180 माइनस का थीटा, तो 180 डिग्री माइनस का थीटा, और साइन में अगर मैं थीटा को चेंज करूं 180 माइनस का थीटा, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसके केस में ये परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस, तो ध्यान देखो इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात, ये पॉइंट थोड़ा इधर आएगा, मैंने थोड़ा थीटा छोटा ले लिया, ऐसे कोई यहां लो, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा परपेंडिकुलर, ठीक, ये मेरा एच कांस्टेंट। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो, ये वाला और ये वाला, थीटा थीटा सेम, बी और बी सेम, पी और पी सेम, एच और एच सेम, सब सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, बट फर्क क्या है, यहां पर बी प्लस का है और यहां पर बी माइनस का है, यहां पर पी प्लस का है, यहां पर पी प्लस का ही है, क्यों, ऊपर वाई प्लस का ही है, तो सिर्फ क्या पड़ेगा, कोस कोस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, बट फर्क क्या आएगा कि यहां पर बेस पॉजिटिव और बेस नेगेटिव है। बेस किस में आता है, साइन के केस में आता है, किसके केस में आता है बेस, कोस के केस में, हाँ कोस के केस में आता है। तो बेस अगर कोस के केस में आता है तो यहां पर कोस नेगेटिव हो जाएगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोस हो जाएगा मेरा माइनस का कोस ऑफ थीटा, और साइन मेरा साइन थीटा ही रहेगा। समझ गए, सिंपल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा को 180 माइनस थीटा करूंगा तो कोस वैल्यू मेरी माइनस की कोस ऑफ थीटा देगा, और साइन मेरी साइन थीटा वैल्यू देगा। ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, सब फॉर्मूले निकलेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़े, 180 तक कवर कर लिया, तो यहां तक पहुंच जाऊंगा मैं एंगल करते करते 180 तक, और एंगल बढ़ाते हैं, तो मैंने थीटा यहां और बढ़ा दिया, लो जी ये मेरा थीटा हो गया, ये मेरे माइनस का बी, और लो माइनस का पी और आ गया, ये नीचे की तरफ गया परपेंडिकुलर, अब तो माइनस का बन गया। तो इसके केस में और इसके केस में फर्क क्या है, देखो बी मेरा बी सेम ही, परपेंडिकुलर ये और ये डिट्टो सेम है, तो वहां पर जितना परपेंडिकुलर है यहां पर भी उतना ही परपेंडिकुलर है, बट वो माइनस के अंदर है। यहां पर जितना बी है बेस है उतना ही बेस यहां पर भी है, बट वो
नेगेटिव वैल्यू के अंदर, तो कुछ नहीं होगा। यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो देखो कोस 180 प्लस थीटा करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा ओनली कोस ऑफ थीटा, और वो करूंगा तो साइन ऑफ थीटा। फर्क क्या पड़ेगा कि इस कोस थीटा में मेरा जो बेस है वो पॉजिटिव था, बट इस कोस थीटा में बेस मेरा माइनस है तो माइनस, इसके केस में भी माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि कोस की वैल्यू में वो रहा, थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 प्लस थीटा कर दूं, और साइन के केस में अगर मैं 180 प्लस थीटा कर दूं, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखा हुआ है, कई तो पढ़े भी नहीं होंगे, शायद पढ़े हैं सब पढ़े। तो कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां तक कवर कर दिया। और आगे बढ़े तो देखो, अब यही ड्रॉ मैं यहां कर लेता हूं, थीटा एंगल, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा थीटा एंगल, और ये एच कांस्टेंट आई। आप कंपेयर करते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि यही पॉइंट घूम रहा है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रहा है, मैं इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहा हूं, वैल्यू मुझे मिल रही है। थीटा ये हुआ, देखो यहां पर बेस एक्स में था, यहां पर बेस वाई में हो गया, यहां पर परपेंडिकुलर एक्स में था, यहां पर परपेंडिकुलर वाई में था, तो वैल्यू इंटरचेंज करेंगे। इतना तो अब प्रैक्टिस हो ही गई होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी, देखो इस पॉइंट के केस में जो कोस है वो मेरा साइन बन जाएगा, और कोसाइन है वो मेरा कोस बन जाएगा। इतना तो पता लगा। क्यों इंटरचेंज क्यों हुए, क्योंकि वहां पर जो बेस काम एक्स के लिए कर रहा था, वहां पर ये बेस है वो वाई के लिए कर रहा है, इसलिए ये बेस काउंट हो रहा था एक्स के अंदर, तो कोस एक्स में था, यहां पर बेस वाई में काउंट हो रहा है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट में पार्ट लेगा, ऐसे ही पीस एक्स कोऑर्डिनेट में पार्ट लेगा। इतना होने के बाद बस ये मेरा बी माइनस है और ये पी मेरा माइनस है, तो देखो पी साइड माइनस में है और बी साइड माइनस के अंदर, तो फर्क क्या आएगा, यहां माइनस का साइन थीटा और यहां माइनस का कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला और मिल गया हमें। तो फॉर्मूला कहां लिखूं, बोर्ड ही कर गया, बोर्ड छोटा रह ना, बड़ा करेंगे इसको, अभी तुम धीरे धीरे फॉलो सब्सक्राइबर करोगे धीरे धीरे, तो ये बोर्ड को बड़ा करेंगे। देखो लिखें तो क्या, यहीं देख लो कि अगर थीटा की वैल्यू मैं कर दूं 270 माइनस का थीटा, तो 270 यहां तक हो गया माइनस का थीटा, तो ये वैल्यू क्या होगी कि कोस 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कोस ऑफ थीटा। लो जी 270 से और बढ़ाते हैं एंगल। इतना करने के बाद ये जो मेरा पॉइंट है, इसके केस में ये में पी मेरा प्लस हो गया, ये बी मेरा माइनस था, ये एंगल मेरा थीटा है। तो देखो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर ये मेरा P परपेंडिकुलर x के साथ था, ये मेरा y के साथ था, ये मेरा y के साथ है, ये मेरा x के साथ है, तो इंटरचेंज तो होंगे। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पे साइन रहेगा, कोस मेरा साइन बन जाएगा और साइन मेरा कोस बन जाएगा, साइन मेरा कोस और कोस मेरा साइन बन जाएगा। इतना करने के बाद तो देखो यहां पर b पॉजिटिव है, यहां पर b नेगेटिव है, b पार्ट लेता है कोस के अंदर, तो ये भाई साहब मेरा माइनस, कोस थीटा मेरा माइनस, क्योंकि बेस इस केस में बेस है वो y में पार्ट ले रहा है, y का कोऑर्डिनेट है, बट माइनस है तो ये माइनस लो साहब, माइनस टिक दिया, माइनस का कोस ऑफ थीटा, बट p मेरा पॉजिटिव था, पॉजिटिव केस में साइन प्लस ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोस 270 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा के बराबर होगा। लास्ट एंड फाइनल ये लो जी, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये मेरा H, ये मेरा P। तो देखो इन दोनों कंपेयर करता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो कि P y के साथ पार्ट कर रहा है, P y के साथ पार्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। B मेरा y के साथ x के साथ पार्ट कर रहा है, B और B कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गए। फर्क सिर्फ क्या है, यहां पर P प्लस है और यहां पर P माइनस है, तो ये कोऑर्डिनेट डिट्टो सेम रहेंगे, यहां पर कोस ही रहेगा, यहां पर साइन ही रहेगा, बट परपेंडिकुलर माइनस में चला गया, तो यहां पर परपेंडिकुलर प्लस में था, यहां पर परपेंडिकुलर
माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस की वैल्यू अगर प्लस हो, नहीं कोस की वैल्यू 360 डिग्री माइनस का थीटा करूं, 360 डिग्री यहां तक हो गया पूरा घूम के, और माइनस का थीटा करूं तो वो कोस थीटा के बराबर होगा। और साइन 360 माइनस थीटा माइनस, अगर फिर भी मैं वैल्यू को बढ़ाता हूं 360 प्लस का थीटा, तो कोई फर्क नहीं है, जीरो थीटा के अंदर और 360 प्लस थीटा के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर सेम, क्योंकि वापस से वो रिपीट करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब हर एक डिग्री पर देखो, इस पॉइंट, ये पॉइंट अब कहीं भी हो सकता है इस सर्किल के ऊपर, और उसकी लिमिट हो गई, लिमिट नहीं अनलिमिटेड हो गया, लिमिटलेस, 360 के बाद भी बढ़ेगा। और इन सब की वैल्यू को मैंने ओनली एंड ओनली साइन ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा से निकाल लिया। और यहां पर थीटा की लिमिट, बस यहां पर मैं एक बोल रहा हूं कि यहां पर जो थीटा की लिमिट है वो थीटा की लिमिट है 0 से लेके 90 तक ही, बट इन्हीं से मैं एंगल बनाऊंगा सारे, जितने एंगल आपको चाहिए, जितने भी आपको एंगल चाहिए वो सारे बनेंगे इस एंगल से। तो देखो जैसे अब ये था 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा पर कैसे याद रखते थे अपन, 90 पर और 270 पर वैल्यू चेंज होगी, साइन कोस में चेंज होगा, कोसाइन में चेंज होगा, रटते थे, हम भी रटते थे इतना कि 90 और 270, जैसे 90 की था और ये 270 था, तो 90 के बाद देखो 90 पर वैल्यू कोस साइन में चेंज हुआ, कोस साइन में चेंज हुआ, साइन कोस में चेंज हुआ, साइन कोस में चेंज हुआ, इतना हम रटते थे। बट यहाँ पर देखा, मैंने बताया कि कैसे साइन कोस में चेंज हुआ, कोस साइन में चेंज हुआ। फिर बोलते थे 0 और ये 3, ये 180, इस पर वैल्यू चेंज नहीं होती, तो देखो 180 पर ये 180 रहा, तो कोस थीटा मेरा कोस थीटा, ये साइन मेरा साइन है, कोस मेरा कोस है, साइन मेरा साइन है, इतना भी याद रखते थे हम। पर आया कैसे, आया इस प्रकार। अब बात करो साहब आपने tan का तो बताया नहीं, तो वो tan तो है ही सिंपल। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा पढ़, tan थीटा देखो आपको पता है साइन में आता है h p अपॉन h, कोस में आता है b अपॉन h, ये दोनों कांस्टेंट है ही, क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट हुए तो p और b मेरे को मिल गए, ये p अपॉन b होता ही है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, पुट करने पर ये साइन थीटा और कोस थीटा ही आ गया। लो जी, इतनी अच्छी बात, क्या आ गया, साइन थीटा और कोस थीटा ही आ गया। बट h कांस्टेंट, h अलग अलग रहा तो उस केस में साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं होंगे। tan थीटा साइन थीटा और कोस थीटा के बराबर ही होगा, बशर्ते एक ही शर्त है कि h मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये h कांस्टेंट, इसके केस में h अलग है, इसके केस में h अलग है, तो ये वाला और ये वाला h कट नहीं पाएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा हो ही नहीं पाएगा डिवाइड। तो मैंने एक शर्त बताई थी, h कांस्टेंट जो कि रेडियस है, तो इन साइन की वैल्यू पर कोस की वैल्यू पर डिवाइड देता रहूंगा, तो मेरी tan की वैल्यू मिल जाएगी। कोस सेक की वैल्यू साइन की इनवर्स, सेक की वैल्यू कोस की इनवर्स, कोट की वैल्यू tan की इनवर्स। तो समझ में आया आज। तो थीटा लिमिटलेस है, लिमिटलेस मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना एंगल आप लेना चाहो उतना एंगल आप ले सकते हो, बट याद ये रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका ओवरऑल ग्राफ देखेंगे, यानी लिमिटलेस एंगल पर ये ग्राफ कैसे बनेंगे, लिमिटलेस एंगल पर ये ग्राफ कैसे बनेंगे, इनके डोमेन्स क्या होंगे। डोमेन और रेंज दो पार्ट होते हैं फंक्शन के अंदर, तो इनको भी बता देंगे वो क्या है डोमेन और रेंज फंक्शन के, अभी तक ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, यहाँ पर डोमेन और रेंज का बहुत फर्क रहेगा, तो उनको मैं बताऊंगा डोमेन और रेंज क्या होगी इन फंक्शन के ग्राफ कैसे बनेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।